मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 की व्याकरण की पुस्तक आराध्या व्याकरण के पाठ 3 शब्द विचार को जानेंगे, समझेंगे। अभी तक पिछले वीडियो में आपने व्याकरण के जो 3 अंग बताए गए थे, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, उसके अंतर्गत पिछले वीडियो में आपने वर्ण विचार को समझा था। आज उसी श्रृंखला में पाठ 3 शब्द विचार लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। इस पाठ के अंतर्गत शब्द क्या हैं, शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों के वर्गीकरण को कितने उपभेदों में बांटा गया है आदि का विशद विवेचन जानेंगे, समझेंगे। जैसा कि आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, शब्द विचार। आखिर शब्द है क्या? तो आपको पिछली कक्षाओं में बताया गया है कि वर्णों का ऐसा मेल जिसका निश्चित अर्थ होता है, वर्णों का ऐसा मेल जिसका निश्चित अर्थ होता है शब्द कहलाता है। अर्थात परिभाषा के रूप में आप लिख सकते हैं कि वर्णों का ऐसा मेल जिसका निश्चित अर्थ हो शब्द कहलाता है। वाक्य सार्थक शब्दों का वह समूह जिसमें पूर्ण भाव व्यक्त होता है। वाक्यों के द्वारा ही हम अपने मन के विचारों को किसी के समक्ष प्रकट कर पाते हैं और वह वाक्य शब्दों से ही बनते हैं। अतः जिन शब्दों में वर्ण क्रम निश्चित होता है वह शब्द सार्थक होते हैं, तथा जिन वर्णों का क्रम अनिश्चित होता है वह निरर्थक शब्दों की श्रेणी में आते हैं। इस तरह शब्द के भी 2 प्रकार हो गए, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वह शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ निकले सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कोई भी आपका शब्द है, बालक, पानी, ये आपके मूल शब्द हो गए, सार्थक शब्द हो गए, इनका निश्चित अर्थ निकलता है। निरर्थक शब्द, तो निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई शाब्दिक अर्थ ना निकले। जैसे हम अपनी दिनचर्या में भी बहुत से ऐसे शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं, निरंतर करते हैं, जिनका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर देखें, पानी वानी, चाय वाय, रोटी वोटी, खाना वाना। यहाँ पर जो प्रथम शब्द है वह तो सार्थक शब्द है, लेकिन उसके साथ जो शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, वानी, वोटी, तो वह सब निरर्थक शब्द होंगे। इन्हीं को निरर्थक शब्द कहते हैं। इसका कोई भी शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। तो शब्द और पद में क्या अंतर है? जब स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह किसी वाक्य का भाग बनते हैं तब ये स्वतंत्र शब्द पद कहलाते हैं। एक बार पुनः, जब स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह किसी वाक्य का भाग बने, जब वर्ण समूह अर्थात वर्णों का योग किसी सार्थक वाक्य का भाग बनते हैं तब ये स्वतंत्र पद कहलाते हैं। किसी भाषा में जितने अधिक शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनके समूह को हम शब्द भंडार कहते हैं। तो इस तरह आप शब्द और पद, सार्थक और निरर्थक
में अंतर जान गए होंगे। शब्द की परिभाषा आपको बताई गई, पुनः सुन लें। वर्णों का ऐसा मेल जिसका निश्चित अर्थ हो शब्द कहलाता है। अब आगे शब्दों का वर्गीकरण। तो शब्दों का वर्गीकरण किन आधार पर किया गया है, वर्गीकरण करने के क्या कारण हैं और उन वर्गीकरणों में क्या क्या अंतर है, इन सब के बारे में आगे आने वाले विषयों पर हम विस्तार से वर्णन करेंगे, जिसको अपेक्षा है कि आप लोग भली भांति समझेंगे। जहाँ भी कहीं समस्या उत्पन्न होती है, उस समस्या के समाधान के लिए आपको हर वीडियो में बताया जाता है कि आप अपनी समस्या ग्रुप में भेज सकते हैं या विषयाध्यापक के पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करके उस समस्या का समाधान सुलझा सकते हैं। तो आइए पाठ के अंतर्गत देखें शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। पहला, अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद। अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद किए गए हैं? तो 2 भेद किए गए हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, जिनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी पहले ही दी जा चुकी है कि सार्थक शब्द, जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराएं उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे माता, भाई, घर, गाय आदि। और निरर्थक शब्द, जिनका कोई शाब्दिक अर्थ ना निकले, उन्हें निरर्थक कहते हैं। इन्हीं सार्थक अर्थ की दृष्टि से शब्दों के भेद निम्नलिखित बताए गए हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द क्या है? जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जा सकता है। जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में किया जाता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाए, उनका दूसरा कोई अर्थ ना निकलता हो, जैसे गाय, पुस्तक, कमल, ऐसे उदाहरण जो दिए गए हैं। गाय का सिर्फ अर्थ गाय ही हो सकता है, अन्य दूसरा कोई अर्थ नहीं हो सकता। ऐसे शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जिनका सिर्फ एकमात्र अर्थ निकलता हो। दूसरा है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, जो शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं। जो शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे आम। आम एक फल, और आम दूसरा अर्थ निकलता है साधारण, मामूली। जड़। जड़ को हम एक अर्थ में मूर्ख के रूप में जानते हैं, और दूसरा वृक्ष की जड़, निर्जीव। ये कई अर्थ होते हैं। तो इन शब्दों को हम अनेकार्थी शब्दों के रूप में जानते हैं कि जो शब्द परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ दें, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। जैसे हंस, घोड़ा, पक्षी, सूर्य, श्वेत, ये इनके अनेकार्थी हैं। फल। फल का मतलब एक नतीजा और एक वृक्ष का फल। इस तरह इनके परिस्थितियों बस
अनेक अर्थ होते हैं, इसलिए इन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। आगे समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं इन्हें। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अर्थों में समानता हो, उनका अर्थ एक ही हो, शब्द भिन्न भिन्न हो लेकिन उनका अर्थ वास्तविकता में एक ही निकले, ऐसे शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे उपवन, उपवन वाटिका कहा जाता है, उद्यान भी कहा जाता है, बगीचा भी कहा जाता है। तो इस तरह इसके ये समान अर्थ हुए, कोई भिन्न भिन्न अर्थ नहीं है। दिन के उदाहरण के रूप में देखिए, दिन को हम दिवस भी कहते हैं, वासर भी कहते हैं, रोज भी कहते हैं। अतः ये समानार्थी शब्द हुए या पर्यायवाची शब्द हुए। किसी भी शब्द के पर्यायवाची शब्द बिल्कुल समानार्थी नहीं होते, उसमें कुछ न कुछ अंतर होता है, लेकिन कुछ अंतर को हम उदाहरण के रूप में समझें। जैसे जल और पानी परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन अंतर दुर्गंध युक्त पानी जो होता है उसको हम जल नहीं कह सकते। यही मामूली सा अंतर होता है जो आगे आने वाली क्लासों में विस्तार पूर्वक आपको बताया जाएगा। इसके उपरांत अगला है विपरीतार्थक। विपरीत आर्थी जैसा शब्द से विदित होता है, विपरीत आर्थी अर्थ देने वाले, इन्हीं को हम विलोम शब्द भी कहते हैं। तो इसको देखते हैं, समझते हैं। विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द, उल्टा अर्थ देते हैं जो शब्द, उन्हीं को हम विलोम शब्द कहते हैं। विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द विपरीतार्थी अथवा विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे राजा, इसका विलोम शब्द होगा रंक। मित्र, इसका विलोम शब्द होगा शत्रु। बैर, प्रीति। ये सब जो उदाहरण दिए गए हैं ये सब विपरीत अर्थ वाले हैं, लेकिन यहाँ पर एक विशेष ध्यान देने योग्य है कि अगर हम विलोम शब्द लिख रहे हैं तो विलोम शब्द में ये ध्यान दें कि तत्सम शब्द का विलोम तत्सम शब्द ही होगा, तद्भव शब्द का विलोम तद्भव ही होगा। जैसे हम अंधकार, तो अंधकार का विलोम उजाला नहीं हो सकता, अंधकार का विलोम प्रकाश ही होगा। और अगर अंधेरा का हम लिखते हैं विलोम शब्द तो तद्भव शब्द है, तो इसका उजाला होगा, इसका प्रकाश नहीं हो सकता। तो इस तरह से ध्यान देने योग्य है। लिख दोनों दिए जाते हैं, लेकिन जो उचित विलोम हो हमें वही ही याद करना होता है और उसी को ही लिखना चाहिए। आगे आपको निरर्थक शब्द, कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, ये आपको पहले भी बताया जा चुका है। इसके उपरांत अभी आपने अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद या वर्गीकरण को जाना। आगे दूसरा नंबर है उत्पत्ति या स्रोत की दृष्टि से शब्द भेद। उत्पत्ति या
स्रोत की दृष्टि से शब्द भेद। तो हिंदी भाषा में उत्पत्ति के आधार पर हिंदी के 4 प्रकार के भेद बताए गए हैं। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या हैं? तो तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के वह शब्द हैं जो उनके मूल रूप में ही हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिए गए हैं, या कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो अपनी जो हिंदी भाषा है उसमें बहुत से ऐसे शब्द आए हुए हैं जिनको हम बिना किसी परिवर्तन के अपनी हिंदी भाषा में आत्मसात कर लिए हैं, जैसे हस्त, अग्नि, पुस्तक। इन सब कई उदाहरण हैं जिनका हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते रहते हैं। तो इनके मूल रूप में संस्कृत है, लेकिन हम अपनी भाषा में इनका प्रयोग सर्वथा करते हैं। यही शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर एक सारणी दी गई है, सारणी में कुछ शब्द दिए गए हैं जो तत्सम शब्द हैं। इनको हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इन्हें याद करेंगे, क्योंकि आगे पाठ के अंत में अभ्यास कार्य के रूप में इनसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, जिनका उत्तर देते समय हमें इनकी आवश्यकता होती है। जब ये भली भांति हमें कंठस्थ होंगे, लिखे होंगे, तो हमें उत्तर देने में सरलता प्राप्त होगी। दूसरा है तद्भव शब्द। तत्सम की भांति ही तद्भव शब्द भी संस्कृत भाषा से ही आए हुए होते हैं, लेकिन अंतर तत्सम और तद्भव में सिर्फ इतना है कि तत्सम शब्द मूल रूप में लिए गए हैं और तद्भव शब्दों में आंशिक परिवर्तन के बाद हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हुए वे शब्द जो अपने बदले हुए रूप में प्रयोग होते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हुए वे शब्द जो अपने बदले हुए रूप में प्रयोग होते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो आपने अभी तक तत्सम और तद्भव में अंतर जाना कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द क्या होते हैं। जैसे अज्ञान तत्सम है तो इसका तद्भव अनजान, आश्चर्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द अचरज। कर्ण हम तत्सम में प्रयोग करते हैं, जबकि तद्भव के रूप में कान, प्रस्तर, पत्थर, यश, जस, श्रावण जो संस्कृत का मूल रूप से शब्द है, और इसी को हम तद्भव के रूप में हिंदी भाषा में सावन के रूप में प्रयोग करते हैं। काक, कौवा, घृत, घी, ग्राम, गांव, ग्रह, घर, रात्रि, रात, दुग्ध, दूध, मीन, मछली। इस तरह ये आपके जो पुस्तक में टेबल दी गई है, सारणी दी गई है, इसमें आपको तत्सम और तद्भव शब्द याद करने हैं। इसके उपरांत अगला है देशज शब्द। जैसा कि शब्द से ही ज्ञात होता है, देशज
अर्थात देश में ही प्रचलित। तो हिंदी में प्रचलित वे शब्द जो देश की विभिन्न बोलियों द्वारा हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। तो कह सकते हैं कि जब हम आम बोलचाल की भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो किसी भाषा के नहीं होते, उनका निर्माण स्वतः हम बोलचाल की भाषा में करते हैं, ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। उदाहरण के रूप में रोटी, बेटा, लोटा, गाड़ी, चिड़िया, बरगद, ये सब बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका निर्माण हम आपसी बोलचाल में या वार्तालाप में करते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। अंतिम है विदेशी शब्द। जैसा कि शब्द से ही प्रतीत होता है कि विदेशी अन्य किसी भाषाओं से लिए गए शब्द जो हिंदी भाषा में हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। किसी भी भाषा का जो बाहरी देशों की भाषा है उनमें आए हुए कुछ ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे हैं उन्हीं शब्दों को हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे आप दैनिक दिनचर्या में बहुत से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वह दूसरी भाषा के शब्द होते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रयोग में आने के कारण ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये हिंदी भाषा के ही शब्द हैं। जैसे मोटर, कप, जज, पुलिस, टेलीविज़न, टेलीफोन, डॉक्टर, पैंट, प्लेट, जग, चॉकलेट, कॉलेज, स्टेशन, टिकट, किताब, तहसील, हकीम, हलवाई, आदमी, बीमार, खंजर, जुलाहा, जुकाम, इस तरह के बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका हम प्रयोग दैनिक जीवन में करते हैं। तो इस तरह अभी तक आपने पढ़ा उत्पत्ति तथा स्रोत की दृष्टि से शब्द भेद और अर्थ की दृष्टि से शब्द भेद। आगे आने वाले वीडियो में तीसरा व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्दों के भेद पढ़े जाएंगे और अंतिम होगा प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद। इसका विवेचन अगले वीडियो में किया जाएगा। तब तक गृह कार्य के रूप में जो आपको दिया गया तत्सम और तद्भव की सारणी बनाकर उन्हें याद करना, और तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, देशज क्या है, विदेशी शब्द किसे कहते हैं, विदेशी शब्दों के 10 उदाहरण लिखकर आपको ग्रुप के माध्यम से अपना होमवर्क विषयाध्यापक को दिखाना है और उन्हें निरीक्षण करवाना है। धन्यवाद।